हेलो एवरीवन, आज मैं गाइटन एंड हॉल के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट। अबाउट 60% ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज फ्लूइड। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो 100% होता है ना, उसमें 40% जो है वो सॉलिड मटेरियल होता है और 60% जो है वो वाटर होता है, वाटर सॉल्यूशन होता है, जिसमें डिफरेंट आयंस होते हैं लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड अदर सब्सटेंसेस में जैसे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, ग्लूकोज। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। तो ये रही एक डायग्राम है, ये ह्यूमन बॉडी की डायग्राम है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारी बॉडी में टोटल 100% होता है, ठीक है। उसमें से 60% जो होता है वो फ्लूइड होता है और 40% सॉलिड होता है, ठीक है। अब इस 60% में भी हमारे पास 40% इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड होता है और 20% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड क्या है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या है। जो ये देखें आप, हमारी बॉडी में ये सेल्स हैं, ठीक है। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और जो हमारी बॉडी में जो सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी फर्दर डिवाइडेड है। 15% जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस जो होती हैं, सेल्स के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनके अंदर होता है, और जो हमारा 5% है वो फ्लूइड जो ब्लड प्लाज्मा की सूरत में होता है, ब्लड में, ठीक है। तो ये हो गई पूरी क्लासिफिकेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की, ठीक है। तो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो हमारी बॉडी का 1/3 बनाता है, और जो हमारा इंट्रा सेल्यूलर है वो 2/3 बनाता है। ये जो हमने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बताया है जो 1/3 हमारा बनाता है, उसमें से भी फर्दर ये 15% हमारा 3/4 बनाता है, और ये 1/4 बनाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का। हमारा जो 3/4 प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और 1/4 प्रेजेंट होता है जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसमें ब्लड प्लाज्मा की सूरत में। तो ये हो गई पूरी क्लासिफिकेशन। तो अब हम बुक से पढ़ते हैं, ठीक है। Although most of this fluid is inside the cells and is called intracellular fluid, जो मैंने अभी बताया था कि आपको जो सेल्स के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। अबाउट 1/3 इज इन द स्पेसेस आउटसाइड द सेल, और जो हमारे सेल्स के बाहर फ्लूइड होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं, जो हमारा 1/3 बनाता है। दिस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज इन कांस्टेंट मोशन थ्रू आउट द बॉडी। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कांस्टेंट मोशन में होता है, जैसे हमारा ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो कांस्टेंट मोशन में होता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड रैपिडली इन द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड देन मिक्स्ड बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड्स बाय डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। अब ये जो हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ये कांस्टेंट मोशन में होता है, तो ये रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में, और फिर ये मिक्स हो जाता है ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा की फॉर्म में, और ये फिर कैपिलरीज में टिश्यू फ्लूइड्स की सूरत में डिफ्यूज हो जाता है। ये देखें, ये आर्टीरियोल है, ये वेनियोल है, और ये बीच में कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज होता है वेस्ट मटेरियल का और न्यूट्रिएंट्स का। तो ये थ्रू टिश्यू फ्लूइड ही होता है। ये हमारे टिश्यूज हैं, ये इनके दरमियान जो ये टिश्यू फ्लूइड है। अब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैपिलरीज है,
हमारे यहाँ पे आ जाते हैं टिश्यू फ्लूइड्स में, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कैपिलरीज में चला जाता है। तो इस तरह ये फ्लूइड हमारा हेल्प करता है। इसके बाद है in the extracellular fluid are the ions and nutrients needed by the cells to maintain cell life. एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड में हमारे जो आयंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए चाहिए होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो वो भी होते हैं जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। Thus all cells live in essentially the same environment, the extracellular fluid. तो हमारी बॉडी के सब सेल सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। मतलब हमारे बॉडी के तमाम सेल्स का एनवायरनमेंट सेम होता है, तमाम ऑर्गन्स का एनवायरनमेंट सेम होता है। हमारे मतलब ये हमारे बॉडी में अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पीएच बढ़ जाती है तो तमाम सेल्स की पीएच बढ़ेगी, किसी एक की पीएच नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट सेम है। For this reason, the extracellular fluid is also called the internal environment of the body or the milieu interieur, a term introduced more than 100 years ago by the great 19th century French physiologist Claude Bernard. इसलिए इस रीज़न की वजह से जो हमारा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड है उसे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी भी कहा गया है। ये एक टर्म है मिलियो इंटीरियर, ये एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट क्लॉड बर्नार्ड ने इंट्रोड्यूस कराई थी 100 years ago 19th सेंचुरी में। अब मैं आपको इंटरनल एनवायरनमेंट थोड़ा समझा देती हूँ। ये देखें, ये एक सेल है और ये एक इस एनवायरनमेंट में इस जगह में प्रेजेंट है। तो अब इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? ये हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा इंट्रासेल्यूलर है और सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है यही हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है। Cells are capable of living, growing and performing their special functions as long as the proper concentration of oxygen, glucose, different ions, amino acids, fatty substances and other constituents are available in this internal environment. हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो तब तक ग्रो करते रहेंगे, तब तक जिंदा रहेंगे, तब तक अपने स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि उन्हें प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की मिलती रहे, ग्लूकोज की और डिफरेंट आयंस की, अमाइनो एसिड्स की और फैटी सब्सटेंसेस की और कुछ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इंटरनल एनवायरनमेंट में होते हैं उन सब की कंसंट्रेशन उनको जब तक प्रॉपर मिलती रहेगी तब तक हमारी बॉडी के सेल्स ग्रो करेंगे, जिंदा भी रहेंगे और अपने फंक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। तो ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब जो हमारा हमने अभी पढ़ा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस प्लस न्यूट्रिएंट्स for the cells such as oxygen, glucose, fatty acids and amino acids। जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें जो हमारे पास जो आयंस हैं वो है सोडियम सबसे ज़्यादा है और मेन है, ये आपको याद रखना है। क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस भी हैं और इसके साथ साथ इनके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स में जो है वो ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड है। It also contains carbon dioxide that is being transported from the cells to the lungs to be excreted, plus other cellular waste products that are being transported to the kidneys for excretion। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो ट्रांसपोर्ट होती है सेल से लंग्स में ताकि वहां से एक्सक्रीट हो सके। इसके अलावा कुछ दूसरे वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो किडनीज में ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर वहां से एक्सक्रीशन होती है उनकी।
The intracellular fluid differs significantly from the extracellular fluid. For example, it contains large amounts of potassium, magnesium, and phosphate ions instead of the sodium and chloride ions found in the extracellular fluid. जो हमारा intracellular fluid होता है वो extracellular fluid से differ करता है. For example, उसमें ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम होता है, उसके साथ मैग्नीशियम होता है और फॉस्फेट आयंस होते हैं. जैसे हमने एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में पढ़ा था उसमें सोडियम थे और क्लोराइड आयंस थे. स्पेशल मैकेनिज्म्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग आयंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स मेंटेन द आयन कंसंट्रेशन डिफरेंसेस बिटवीन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड्स. कुछ ऐसे स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं जो आयंस को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं ताकि आयंस की एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में जो इनका डिफरेंस है वो मेंटेन रहे. These transport processes are discussed in chapter 4. हम इन ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे कि किस तरह इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड में आयंस का डिफरेंस जो होता है वो कैसे मेंटेन रहता है. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.